अवधारणा की से हम ये पता लगा सकते हैं कि उनका राजनीतिक विकास कितना हुआ है। उनमें जो संस्थाओं का जो निर्माण है, संरचनाओं का जो निर्माण है, राजनीतिक रूप से जो उनकी सहभागिता है लोगों की, उनके अनुरूप उन संस्थाओं का निर्माण हुआ है अथवा नहीं हुआ है। गैर लोकतांत्रिक समाज से लोकतांत्रिक समाज का निर्माण करना, आदिकालीन समाज से औद्योगिक समाज का निर्माण करना, अविभेदीकृत समाज से विभेदीकृत समाज का निर्माण करना, लोगों की राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप राजनीतिक सहभागिता के अनुरूप संस्थाओं का निर्माण करना। हम जो विकसित देशों में देख सकते हैं उनके अनुरूप दुनिया के अन्य देशों में संस्थाओं का निर्माण करना राजनीतिक विकास का प्रतीक है। मैं बता चुका हूं, एक्चुअली व्यवहारवादी क्रांति की देन है। अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने, विद्वानों ने इस अवधारणा को जन्म दिया। इसका उद्देश्य है दुनिया के विकासशील देश, अविकसित देशों की शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करना और ये बताना कि वहां कौन कौन सी कमियां हैं जिनमें सुधार करके राजनीतिक विकास के उच्च स्तर को प्राप्त किया जा सकता है। राजनीतिक विकास के कई समर्थक विद्वानों ने अलग अलग देशों की शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और फिर अपने निष्कर्ष निकालने की कोशिश की। जैसे एक विद्वान है माइनर वीनर, इन्होंने भारत की शासन व्यवस्था का अध्ययन किया। भारत में कितना राजनीतिक विकास हुआ है, भारत में किस रूप में लोगों को राजनीतिक सहभागिता प्राप्त हो रही है और उनके अनुरूप क्या किन संस्थाओं का निर्माण हुआ है, क्या गुंजाइश और है। ल्यूशियन पाई बहुत बड़े विद्वान हैं। राजनीतिक विकास की अवधारणा का जो जन्मदाता है वो वास्तव में ल्यूशियन पाई को ही कहा जाता है। तो ल्यूशियन पाई ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर पूछ भी लिया जाता है। ल्यूशियन पाई, इन्होंने म्यांमार बर्मा जिसे बोलते थे पहले, उस देश की शासन व्यवस्था का इन्होंने अध्ययन किया। एक अन्य विद्वान है डेविड एप्टर। ये जब मैंने आपको राजनीतिक आधुनिकरण का चैप्टर बताया था वहां भी ये कॉन्सेप्ट आया था, इनका नाम वहां पर भी आया था, डेविड एप्टर। इन्होंने घाना, एक देश है, उसकी शासन व्यवस्था का अध्ययन किया। एक विद्वान है कॉलमैन, ये भी राजनीतिक आधुनिकरण की अवधारणा से बहुत अच्छे से भी जुड़े हुए हैं। राजनीतिक विकास पर भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और इन्होंने नाइजीरिया, एक देश है, उसकी शासन व्यवस्था का इन्होंने अध्ययन किया। एक विद्वान है रिंग्स, इन्होंने श्रीलंका की शासन व्यवस्था का इन्होंने अध्ययन किया। एक विद्वान है विंडर, इन्होंने पाकिस्तान की शासन व्यवस्था का इन्होंने अध्ययन किया था। एक विद्वान है कीथ, इन्होंने इंडोनेशिया की शासन व्यवस्था का अध्ययन किया। तो इन देशों ने कई देशों की जब शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, उनके विकास के स्तर को जांचने की कोशिश की कि क्यों ये विकासशील हैं, लेकिन सभी देश अलग अलग स्तर पर हैं। हम हमारे भारत की देखें तो उनका राजनीतिक विकास का स्तर अलग है। म्यांमार, घाना, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सभी के स्तरों को जांचने की कोशिश की गई और सभी के आधार पर राजनीतिक विकास के जो सिद्धांत हैं उनका निर्माण किया गया। तो अब हम बात करते हैं परिभाषा की। वास्तव में एक्चुअली राजनीतिक विकास को अलग अलग रूप में लोगों ने परिभाषित किया है, अलग अलग रूप में देखा है। किसी ने राजनीतिक विकास की अलग परिभाषा बताई है, किसी ने राजनीतिक विकास की अलग परिभाषा बताई है। जैसे हमें रोस्टोव है, एक विद्वान है, वो कहते हैं कि यदि किसी देश का समाज औद्योगिकृत समाज है, समाज में औद्योगिकरण बहुत अच्छे से हुआ है, तो वो वहां पर राजनीतिक विकास है, उद्योग बहुत अच्छे से हैं, औद्योगिकरण हो चुका है वहां पे। तो वहां रोस्टोव
इस रूप में राजनीतिक विकास को देखते हैं। विंडर कहते हैं राज्य का राष्ट्र में बदल जाना। राष्ट्र का मतलब हम लोग, सभी लोगों की जो उस देश में रहते हैं उनकी एक ही भावना हो जाएगी, ये मेरा देश है, और सभी लोग उस देश के प्रति जब पूर्ण समर्पण और निष्ठा की भावना रखते हैं तो वो राज्य क्या क्या बदल जाता है, राष्ट्र बदल जाता है। तो जब एक राज्य में अपनत्व की भावना आ जाए, सभी लोगों में उस देश के प्रति समर्पण निष्ठा की भावना आ जाए, तो इसका मतलब है उस देश में क्या आ गया है, राजनीतिक विकास आ गया है। रिंग्स वो कहते हैं किसी देश में यदि उस देश का प्रशासनिक और कानूनी विकास बहुत अच्छे से हो जाए, प्रशासनिक और कानूनी विकास यदि उस देश का बहुत अच्छे से हो जाए, इसका मतलब क्या है, वहां पर राजनीतिक आधुनिकरण है। प्रशासनिक ढांचा अच्छे से डेवलप हो जाए, कानूनी विकास सही तरीके से हो जाए, उन कानून को बनाने के लिए सही संस्थाओं का निर्माण हो जाए, तो इसका मतलब यह है वहां पर राजनीतिक विकास है। हेल्पर्स एक विद्वान है, वो कहते हैं कि यदि कोई देश क्रांति से अच्छे से निपट रहा है, अच्छे से सामना कर रहा है, उसका मुकाबला कर रहा है, उस देश में क्रांति नहीं हो रही है, यदि किसी देश में के देश बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, वहां लोगों की अच्छी राजनीतिक सहभागिता है, क्रांति से उस देश को यदि सुरक्षा है, तो इसका मतलब वो क्या है, वहां पर राजनीतिक आधुनिकरण है। इसके अलावा डेविड एप्टर, ये गुन्नार मिर्डल, ये कहते हैं यदि किसी देश में राजनीतिक आधुनिकीकरण आ गया है, इन्होंने राजनीतिक आधुनिकरण को राजनीतिक विकास से जोड़ दिया। यदि किसी देश में, इसके अलावा हम एमरसन की बात करें, एमरसन, कॉलमैन, मैंने आपको बताया था इसमें, एमरसन है, कॉलमैन, वो इसे आर्थिक विकास के रूप में परिभाषित करते हैं। किसी देश में आर्थिक विकास बहुत अच्छी तरीके से हो गया है। पॉल ए बैरन, बैरन भी हैं, पॉल ए बैरन, ये कहते हैं किसी देश में राजनीतिक विकास हो गया तो वहां पर, किसी देश में आर्थिक विकास बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, इसका मतलब वहां राजनीतिक विकास है। हेल्पर्स कह रहे हैं क्रांति कोई देश अच्छे से निपट रहा है क्रांति से, वहां पर राजनीतिक विकास है। किसी देश का प्रशासनिक और कानूनी विकास हो रहा है तो रिंग्स कहते हैं वहां राजनीतिक विकास आ चुका है। राज्य जब राष्ट्र के रूप में बदल जाता है, मैं की भावना हम में बदल जाती है, हम लोगों की जब राष्ट्र के प्रति जो भावना है, समर्पण निष्ठा, वो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो जब राज्य राष्ट्र बदल जाता है तो विंडर के अनुसार वहां राजनीतिक विकास है। किसी देश जब कोई समाज औद्योगिक समाज हो जाता है तो वो रोस्टर के अनुसार वहां राजनीतिक विकास है। और डेविड एप्टर और गुन्नार मिल्डर इसे राजनीतिक आधुनिकरण के रूप में देखते हैं। यदि किसी देश में राजनीतिक आधुनिकरण आ गया है तो इसका मतलब वहां पे राजनीतिक विकास है। तो अलग अलग विद्वानों ने राजनीतिक विकास को अलग अलग रूप में देखने की कोशिश की है। इसमें एक बहुत बड़ा नाम है वो ल्यूसियन पाई का है। ल्यूसियन पाई बहुत बड़े विद्वान हैं। राजनीतिक विकास की अवधारणा का इनको जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने राजनीतिक विकास की नई परिभाषा दी है। वो कहते हैं कि संस्कृति का फैलाव, संस्कृति का फैलाव एवं पुरानी मांगों का नई मांगों के साथ समायोजन, पुरानी मांगों का नई मांगों के साथ समायोजन क्या कहलाता है? राजनीतिक विकास। इसको स्पष्ट करने की कोशिश करें। इसका वो कहते हैं कि जो विकसित देशों में जो संस्थाएं सफल हैं, विकसित देश कौन कौन से मानते हैं, ये ल्यूशियन पाई भी वही अवधारणा का समर्थन कर रहे हैं जो यूरोपीय जो देशों के जो समर्थक हैं उन्होंने बात कही थी। ल्यूशियन पाई बोलते हैं कि
विकसित देश मतलब जो पाश्चात्य देश हैं, जो यूरोपीय देश हैं, वो जो संस्थाएं वहां पर जो काम कर रही हैं, उन संस्थाओं को यदि विकासशील देश अपना लें, जो पाश्चात्य देशों में जो लोकतंत्र का मॉडल है, उदार लोकतंत्र जो वहां चल रहा है, उसके अनुरूप विकासशील देश भी अपने यहां लोकतांत्रिक मॉडल को स्वीकार कर लें, उनके अनुरूप संस्थाओं का निर्माण कर लें, इसका मतलब तृतीय विश्व के देशों में, विकासशील देशों में राजनीतिक विकास आ सकता है। अर्थात विकासशील देशों में पाश्चात्य यूरोपीय देशों, पाश्चात्य देशों का जो उदार लोकतंत्र का मॉडल है, पाश्चात्य देशों के उदार लोकतंत्र के अनुरूप सफल सुदृढ़ीकरण होना। अर्थात ल्यूशियन पाई बोलते हैं कि जो पाश्चात्य देश हैं, वहां जो उदार लोकतंत्र का मॉडल है, उस मॉडल को यदि विकासशील देश, अविकसित देश, तृतीय विश्व के देश अपना लें तो यहां भी राजनीतिक विकास आ सकता है। ये ल्यूशियन भाई सीधा बोल रहे हैं कि जो अमेरिका, ब्रिटेन जैसे जो देश हैं, वहां जो लोकतंत्र का मॉडल है, वहां जो संस्थाएं काम कर रही है, उनके अनुरूप जो गरीब देश हैं, पिछड़े देश हैं, थर्ड वर्ल्ड के देश हैं, उनको भी उनके अनुरूप संस्थाओं का निर्माण करना चाहिए, उनके अनुरूप उदार लोकतंत्र का मॉडल अपनाना चाहिए, तो वहां पर राजनीतिक विकास आ जाएगा। दूसरे शब्दों में संस्कृति का फैलाव, जो पुरानी संस्कृति है, पुरानी सोच है, उनके स्थान पर नई सोच आना। नई सोच कौन सी? जो अमेरिका और ब्रिटेन में देखने को मिलती है, स्वतंत्रता संबंधी सोच। कौन बोल रहे हैं? ल्यूशियन पाई। और पुरानी मांगों का नई मांगों का समायोजन, मतलब जो नए विचार है, मूल्य, जो आस्थाएं हैं, उनके आधार पर पुरानी मांगों का समायोजन कर लेना, तो वहां पर राजनीतिक विकास है। और नए विचारों, नए मूल्य, नए आस्थाओं के अनुरूप जब हम संस्थाओं का निर्माण करेंगे, जो पाश्चात्य देशों में, विकसित देशों में, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में जो संस्थाएं हैं, जो उनका लोकतंत्र का मॉडल है, उनके अनुरूप यदि तृतीय विश्व के देश, विकासशील देश, अविकसित देश संस्थाओं का निर्माण कर लें, तो इसका मतलब वहां राजनीतिक विकास आ चुका है। अमेरिका में जैसे कौन कौन से स्वरूप देखने को मिलते हैं? जैसे वहां पे उत्तरदायी शासन है, बहुदलीय शासन व्यवस्था है, वहां स्वतंत्र चुनाव हो रहे हैं। उसी प्रक्रिया को अन्य देश स्वीकार कर लें, गरीब देश, पिछड़े, अविकसित देश, यहां भी ये सही रूप में निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाए जाएं, शासन व्यवस्था को बहुदलीय बनाया जाए, चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र हो, शासन उत्तरदायी हो, सीमित शासन की भावना पे काम कर रहे, संविधानवाद हो, तो इसका मतलब वहां पर क्या आ चुका है? राजनीतिक विकास आ चुका है। इस प्रकार ल्यूशियन पाई ने जो पाश्चात्य देशों का जो मॉडल है, उसको अपनाने की सलाह दी है यदि कोई देश राजनीतिक विकास के सही स्तर को प्राप्त करना चाहता है। इनकी एक पुस्तक है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ए न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, 1966 में पुस्तक आई थी ये। तो इसमें इन्होंने राजनीतिक विकास के बारे में बात की है। उन्होंने राजनीतिक विकास की 3 विशेषताएं बताई है: समानता, क्षमता और कार्य विभिन्नीकरण। 3 विशेषताएं हैं। पहली है समानता, दूसरी है क्षमता और तीसरी है कार्य विभिन्नीकरण। ये विशेषताएं बताई हैं राजनीतिक विकास की। अर्थात किसी देश में राजनीति में समानता है, लोगों को समान अधिकार प्राप्त हैं, तो वहां राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास का लक्षण है। वहां क्षमता है, क्षमता का मतलब किसी देश में बहुत सारे संकट आ सकते हैं। कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं जो शासन की वैधता को स्वीकार ना करें, उस देश के लोकतंत्र को स्वीकार नहीं करें,
लोग अपनी डिमांड के लिए बार बार आंदोलन करें, तो वो डिमांड कई तरीके की आ सकती है, लेकिन सरकार उन संकटों से सही तरीके से जूझ लें। संकटों से जूझने की सरकार की क्षमता है, यदि वो ऐसा कर रही है तो वहां पर राजनीतिक विकास है। कार्य विभिन्नीकरण, अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग संस्थाओं का होना, कानून निर्माण के लिए जैसे व्यवस्थापिका, कानून का लागू करने के लिए जैसे कार्यपालिका, और मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए, और कार्यपालिका और विधायिका यदि कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के विपरीत हो, मूल अधिकारों के विपरीत हो, तो लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका का होना जो स्वतंत्र हो। तो ये लक्षण किसके हैं? राजनीतिक विकास के। तो इस प्रकार राजनीतिक विकास को लुशियन पाई ने अलग ही शब्दों में परिभाषित किया है। उन्होंने इसे समानता, क्षमता और कार्य विभिन्नीकरण के रूप में देखा है। वो कहते हैं कि पाश्चात्य नमूने के उदार जो लोकतंत्र का मॉडल है, उसको यदि कोई अविकसित या गरीब या तृतीय विश्व के देश हैं स्वीकार कर लें, तो यहां पर उनका राजनीतिक विकास संभव है।